कभी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल होकर सेना और देश सेवा की बात करने वाले कोटेश्वरलू और उसके छोटे भाई वेणुगोपाल सेना में तो शामिल नहीं हो सके, लेकिन इसके उलट उन्होंने हथियारबंद नक्सल आंदोलन का रास्ता चुना था। दोनों भाइयों में से एक कोटेश्वरलू 2011 में मारा गया और दूसरे भाई वेणुगोपाल ने 50 सालों तक हथियारबंद आंदोलन में शामिल होने के बाद अब जाकर कहीं लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। शीर्ष माओवादी नेता वेणुगोपाल उर्फ सोनू के आत्मसमर्पण ने नक्सल आंदोलन में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। प्रवक्ता सीपीआई माओवादी व सचिव केंद्रीय रीजनल ब्यूरो मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती उर्फ सोनू याला मी मान्य सरांना विनंती करतो की यांनी सोनू उर्फ भूपती याला संविधान व श्रीफळ देऊन त्याचे आत्मसमर्पण करून घ्यावे आणि त्याला पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा द्याव्यात। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। हमने कुछ समय पहले भी 1966 का एक किस्सा सुनाया था। वेणुगोपाल यानी सोनू को समझने के लिए उस किस्से को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। वह 1966 की सर्दियों की एक सुबह थी। तेलंगाना के करीमनगर जिले के पेद्दापल्ली कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगी थी। शाखा के अंत में बच्चों से एक एक कर पूछा जा रहा था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कोटेश्वरलू और उसके छोटे भाई वेणुगोपाल ने लगभग एक साथ कहा, हम सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। घर लौटकर जब उन्होंने यह बात अपने पिता वेंकटैया मल्लोजुला और मां मधुरम्मा को बताई तो दोनों के चेहरों पर संतोष झलक उठा। वेंकटैया स्वयं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे थे। वे चाहते थे कि उनके तीनों बेटे अंजनेयलू, कोटेश्वरलू और वेणुगोपाल पढ़ लिखकर परिवार और देश का नाम रोशन करें। कांग्रेस के विचारों से प्रभावित यह परिवार उस समय तक अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ था। आज इस बात को लगभग 60 वर्ष बीत चुके हैं। पेद्दापल्ली अब एक अलग जिला है। पिता वेंकटैया का 1987 में निधन हुआ। 2011 में बड़े बेटे कोटेश्वरलू, जिन्हें दुनिया सबसे चर्चित नक्सली नेता किशन जी के नाम से जानती थी, पश्चिम बंगाल के जंगल महाल में मारे गए। मां मधुरम्मा, जिन्होंने हमेशा अपने बेटों के लिए भगवान से प्रार्थना की, नवंबर 2022 में लगभग 100 वर्ष की आयु में गुजर गई। बड़े भाई अंजनेयलू, जो बैंक की नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आज भी पेद्दापल्ली के उसे पुराने घर में रहते हैं। और सबसे छोटा बेटा मल्लोजुला वेणुगोपाल, जिसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जंगलों में बिताया, उसने अब अंततः 60 साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। केंद्रीय समिति सदस्य प्रवक्ता सीपीआई माओवादी व सचिव केंद्रीय रीजनल ब्यूरो मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती उर्फ सोनू याला मी मान्य सरांना विनंती करतो की यांनी सोनू उर्फ भूपती याला संविधान व श्रीफळ देऊन त्याचे आत्मसमर्पण करून घ्यावे आणि त्याला पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा द्याव्यात। सोनू उर्फ भूपती हा आपल्या AK-47 रायफलसह मान्य मुख्यमंत्री सरांसमोर आत्मसमर्पण करीत आहे। हा मागील 40 वर्षांपासून माओवादी संघटनेमध्ये कार्यरत होता। महाराष्ट्र शासनाच्या एकूण 60 लाख बक्षिसासह सर्व राज्यांमध्ये मिळून भूपती उर्फ सोनू यांच्यावर एकूण 5.5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बक्षीस जाहीर केले होते। आत्मसमर्पणानंतर पुनर्वसनासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून याला एकूण 25 लाख रुपये बक्षीस म्हणून मिळणार आहेत। तसेच दिनांक 1 जानेवारी 2025 रोजी भूपती उर्फ सोनू याची पत्नी DKZM तारका सिडा हिने मान्य मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या समोर आत्मसमर्पण केलेले होते। मान्य मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या प्रयत्नांमुळेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मार्ग भरकटलेले माओवादी सदस्य आत्मसमर्पण करून ते लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहामध्ये शामिल होत आहेत। वेणुगोपाल के कई नाम हैं: भूपति, अभय, मास्टर, लछन्ना, सोनू। सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे वेणुगोपाल का जीवन पेद्दापल्ली से दंडकारण्य के जंगलों तक फैला हुआ है। 3 भाइयों में सबसे छोटा होने के बावजूद वेणुगोपाल ने माओवादी आंदोलन के भीतर वही स्थान बनाया जो किसी विचारक, रणनीतिकार और योद्धा तीनों का मेल होता है। कौन सोच सकता था कि वही बालक जो कभी आरएसएस की शाखा में देशभक्ति के गीत गाता था, बाद में भारत के सबसे संगठित उग्रपंथी आंदोलन का वैचारिक चेहरा बन जाएगा। कोटेश्वरलू, जिन्हें संगठन में रामजी, प्रहलाद, विमल और अंततः किशन जी कहा गया, माओवादी आंदोलन के सबसे करिश्माई चेहरों में से एक रहे। उन्होंने बंगाल के जंगल महल को लालगढ़ में बदल दिया, जहां माओवादी केवल विचार नहीं,
जनसंघर्ष बन गया था। किशन जी को विश्वास था कि पुलिस उन्हें कभी नहीं पकड़ सकेगी। वे कहा करते थे कि मुझे मारने से पहले पुलिस को उन हजारों लोगों को मारना होगा जो मुझे प्यार करते हैं। लेकिन इतिहास ने उन्हें झुठला दिया। 24 नवंबर 2011 को पश्चिमी मिदनापुर के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में किशन जी मारे गए। माओवादियों का दावा था कि उन्हें पकड़कर फर्जी मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन सच्चाई चाहे जो हो, उस दिन संगठन का एक बड़ा हिस्सा मर गया था। जुलाई 2010 में प्रवक्ता चेरुकुरु राजकुमार उर्फ आजाद की मौत और फिर किशन जी के अंत ने संगठन को अस्थिर कर दिया। वेणुगोपाल ने 10वीं तक की पढ़ाई पेद्दापल्ली के सरकारी हाई स्कूल से की थी। बाद में आईटीआई में दाखिला लिया, पर जल्द ही वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़ गया। दादी के गांव कलवास श्रीरामपुर मंडल के मंगापेट में वेणुगोपाल ने अपने भाई के साथ कई राजनीतिक आयोजनों में हिस्सा लिया। 15 अगस्त 1973 को जब किशन जी ने स्वतंत्रता दिवस को झूठा उत्सव बताते हुए भारतीय झंडा जलाया था, तब वेणुगोपाल मात्र 17 वर्ष का था। 1974 में रेडिकल स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ और वहीं से दोनों भाइयों ने नक्सल आंदोलन की राह पकड़ ली। आपातकाल के दौरान कोटेश्वरलू भूमिगत हो गए और जल्द ही उनके पीछे पीछे वेणुगोपाल भी गायब हो गए। इसके बाद के दशकों में उन्होंने माओवादी संगठन के भीतर कई भूमिकाएं निभाई। दंडकारण्य क्षेत्र हो या बंगाल, वेणुगोपाल ने हर जगह संगठन का विस्तार किया। गोवा से लेकर केरल के इडुक्की तक पश्चिमी घाट के दोनों ओर एक नए गुरिल्ला जोन की नींव डालने की जिम्मेदारी भी वेणुगोपाल को सौंपी गई। 2010 में आजाद की मौत के बाद वेणुगोपाल को सीपीआई माओवादी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। वेणुगोपाल के नेतृत्व में ही दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति संगठन की सबसे सक्रिय इकाई बनी। सरकारी दावा है कि अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या से लेकर सुरक्षा बलों के खिलाफ देश भर में हुई अधिकांश हिंसक घटनाओं का रणनीतिकार वेणुगोपाल ही है। लेकिन संगठन में वेणुगोपाल की पहचान केवल एक सैन्य योजनाकार की नहीं थी। वेणुगोपाल ने हिंसा की इन घटनाओं के बीच लिखने पढ़ने का काम भी जारी रखा। साधना उपनाम से लिखे वेणुगोपाल के उपन्यास बॉर्डर और रागो गोंड और अन्य आदिवासी समुदायों को जीवन, उनकी संस्कृति और संघर्ष को गहराई से उकेरते हैं। रागो एक गोंड लड़की के जीवन की त्रासदी पर केंद्रित है, जो वेणुगोपाल की वैचारिक और मानवीय जटिलता दोनों को दिखाती है। वेणुगोपाल की मां मधुरम्मा हमेशा कहती थी, मेरे बेटे जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह भी आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। उनकी मृत्यु लगभग 100 साल की आयु में 1 नवंबर 2022 को हुई। वेणुगोपाल ने और उनके भाई किशन जी ने बरसों पहले अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी थी। मां, हमने करोड़ों माताओं के आंसू पोंछने के लिए क्रांति का रास्ता चुना। विद्रोह मेरे पिता के खून से उपजा था। तुम्हारी नैतिक शिक्षाओं ने हमें गरीबों के पक्ष में खड़े होने की प्रेरणा दी। शायद यह पत्र आज भी भारतीय वामपंथ की आत्मा को समझने की चाबी है, जिसमें करुणा और हिंसा दोनों का अजीब संगम है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में वही आंदोलन थक गया है। सीपीआई माओवादी की 20वीं वर्षगांठ पर जारी 25 पन्नों की रिपोर्ट में स्वयं माओवादियों ने स्वीकार किया कि 20 वर्षों में उनकी सेंट्रल कमेटी के 22 सदस्य, जिनमें 8 पोलित ब्यूरो सदस्य शामिल हैं, वे मारे जा चुके हैं। 2024 के बाद से एक के बाद एक शीर्ष माओवादी नेता चलपति, प्रयाग मांझी, बसवराजू, सुधाकर, विकल्प, कोसा दादा जैसे लोग मारे गए। अब संगठन का ढांचा बिखर चुका है और वैचारिक स्तर पर भी गहरी फूट पड़ चुकी है। वेणुगोपाल के भीतर भी यह संघर्ष चल रहा था। एक ओर वे अपने अनुभवों के आधार पर यह कह रहे थे कि पार्टी को अब संवाद और अस्थायी संघर्ष विराम का रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरी ओर तेलंगाना राज्य समिति और दंडकारण्य कमेटी ने उनके विचारों को विश्वासघात बताया। केंद्रीय समिति की चिट्ठी में उन्हें सिद्धांतहीन कहा गया। पार्टी की वैचारिक रेखा में अब 2 धाराएं स्पष्ट दिख रही हैं। एक जो लोकतांत्रिक रास्ते की ओर झुक रही है, दूसरी जो अब भी मानती है कि बंदूक ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। यह फूट केवल संगठन की कमजोरी नहीं, बल्कि आंदोलन के भविष्य का भी प्रश्न है। 3 दशक तक जंगलों में संघर्ष करने वाले नेता अब महसूस कर रहे हैं कि बंदूक का रास्ता उस समाज को बदल नहीं पाया जिसके लिए उन्होंने हथियार उठाए थे। और जब वेणुगोपाल ने आत्मसमर्पण किया तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का आत्मसमर्पण नहीं था, यह एक विचारधारा का आत्ममंथन भी है।
वेणुगोपाल का आत्मसमर्पण इस बात की याद दिलाता है कि हर क्रांति का अंत एक आत्मस्वीकृति से होता है। हो सकता है कि उन्होंने देर से समझा हो, पर अब उन्होंने मान लिया है कि हिंसा का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। शायद इसीलिए उन्होंने हथियार डाल दिए, ताकि अगली पीढ़ी यह जान सके कि संघर्ष जरूरी है, पर रक्तपात नहीं। वेणुगोपाल का आत्मसमर्पण माओवादी आंदोलन की पराजय नहीं है, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की एक गहरी विजय है, जहां बंदूक की जगह संवाद ले रहा है और जंगलों की खामोशी में पहली बार उम्मीद की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। आपका समर्थन हमें जनहित की आवाज को लगातार उठाने में मदद करता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।